नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्मा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में चर्चा कर रही हूँ। रीतिकाल पढ़ते हुए हमने पिछले अंश में रीतिकाल की विशेषताओं की प्रारंभिक भूमिका और श्रृंगारिकता पर चर्चा की थी। आज हम मुख्य रूप से अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे अलंकरण की प्रवृत्ति। अलंकरण से आप समझ सकते हैं कि सजाना या किसी चीज़ को अलंकृत करना। क्योंकि रीतिकाल श्रृंगारिक काल था और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए इसमें रचनाएं की जा रही थी, ऐसी स्थिति में काव्य के क्षेत्र में अलंकारिकता, प्रदर्शन एवं चमत्कारपूर्ण उक्तियों को अपने काव्य का विशेष रूप से कवियों ने प्रतिपाद्य बनाया। क्योंकि जब तक कुछ अलग हटके या सुंदरता के रूप में कुछ दिखाई नहीं देगा, तब तक कवि राजा को चमत्कृत नहीं कर सकता था। इसलिए कवियों ने अपनी कविता रूपी कामिनी के लिए अलंकारों को अनिवार्य घोषित किया। जिस तरह से किसी भी स्त्री को सजाने के लिए उसे गहनों से, सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया जाता है, उसी तरह से रीतिकालीन कवियों ने अपनी कविता को अलंकारों के माध्यम से सजाने का प्रयास किया। इसी रूप में केशव ने तो यहाँ तक लिख दिया, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सूक्त भूषण भिनुना विराजई कविता बनिता मित। यहाँ आपको स्पष्ट होता है कि कवि ने कविता और वनिता मतलब कविता और स्त्री को तुलना करते हुए बताया है कि चाहे स्त्री की जाति श्रेष्ठ हो, वह शुभ लक्षणों वाली हो, सुवर्ण हो, सरस हो, लेकिन वह बिना आभूषणों के सुसज्जित नहीं होती। उसी तरह से कविता चाहे श्रेष्ठ जाति के लिए लिखी गई हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो, उसमें जो वर्ण प्रयोग किए गए हैं अर्थात जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, रस से परिपूर्ण कही जाने वाली सूक्तियाँ बिना अलंकरण के सुशोभित नहीं होती हैं। इसी तरह से राजा की प्रसन्नता के माध्यम से से अधिक धन की प्राप्ति हो सकती थी। अतः कवियों ने चमत्कारपूर्ण उक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग किया, जिससे नया रूप देखकर राजा प्रसन्न हो और उन्हें धन की प्राप्ति हो, और अधिकांशतः अपनी विद्वता के प्रदर्शन के लिए और राजा को चमत्कृत करने के लिए अलंकारों का सप्रयास प्रयोग रीतिकालीन कवियों ने किया है। और इस रूप में रीतिकालीन काव्य में सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद भक्ति एवं लोक जीवन का चित्रण देखेंगे। भक्तिकाल के बाद रीतिकाल का आगमन, जहाँ भक्तिकाल की प्रवृत्तियों से भी प्रभावित था। प्रारंभिक स्थितियों में भक्ति की विशेषताएं रीति ग्रंथों के मंगलाचरणों, ग्रंथों की समाप्ति पर आशीर्वचनों और अलंकार संबंधी दिए गए उदाहरणों में भी देखने को मिलती है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य श्रृंगार और अलंकार प्रयोग ही रहा है, परंतु उनकी रचनाओं में माधुर्य, भक्ति तथा लोक जीवन की नीति संबंधी रचनाएं भी प्राप्त होती हैं।
भक्तिकाल से प्रभावित होने के कारण हमें रीतिकाल में भी अनेक भक्तिकालीन रचनाएं या भक्ति से संबंधित रचनाएं मिलती हैं जो कि माधुर्य से परिपूर्ण हैं। लेकिन राधा और कृष्ण को वो पवित्र प्रेम जो कि भक्ति काल में दिखाया गया, रीतिकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण को माध्यम बनाकर श्रृंगार परक भक्ति की काव्य रचनाएं ही अधिक की हैं। अर्थात समर्पण का भाव इन कवियों में नहीं है, अपितु राधा और कृष्ण के माध्यम से भी नायक नायिका के सौंदर्य का और श्रृंगार का वर्णन ही इनका प्रमुख विषय रहा है। कवियों को राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार परक मधुरा भाव की रचनाएं ही अधिक उपयुक्त प्रतीत हुईं। लोकाचार से संबंधित जो मुक्तक या नीति परक दोहे या कवित लिखे गए हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वह समाज संबंधी रीतियों, उस समय के लोक व्यवहार को स्पष्ट करने वाले हैं, चाहे इनके पीछे भी श्रृंगार वर्णन का भाव ही छिपा हुआ है। वास्तव में इस युग की भक्ति धार्मिकता की परिचायक नहीं थी, अपितु विशाल जर्जर दरबारी वातावरण के बाहर विषय वासना और अन्य दुखों से व्याकुल मन की अभिव्यक्ति थी, जिसमें भक्ति काल जैसा समर्पण और तन्मयता का बिल्कुल अभाव दिखाई देता है। अगला जो भाग है वो मुख्य रूप से मुक्तक शैली के प्रयोग की ओर जाता है। काव्य रूपों या काव्य शैलियों की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो रीतिकालीन रचनाकारों ने प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक शैली को प्रमुखता प्रदान की है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्वता के प्रदर्शन के लिए यद्यपि प्रबंध काव्य लिखे गए, लेकिन प्रबंध काव्य में एक मुख्य भूमिका के साथ पूरी रचना या पूरी पुस्तक उस विशेष भाव या विशेष वर्णन के लिए समर्पित होती है। लेकिन रीतिकाल के कवियों को अपने आश्रयदाता और उनके मूड के अनुसार तुरंत प्रसन्न करने के लिए मुक्तक शैली की प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि राजा का मूड या राजा की अपेक्षा किस समय कैसी है उसके अनुसार अगर रचना ना की जाती तो उनका दरबार में बने रहना बहुत ही मुश्किल कार्य था। मुक्तकों की रचना तुरंत और आसानी से की जा सकती है, वातावरण या आवश्यकता के अनुसार की जा सकती है। इसलिए रीतिकालीन कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाने का प्रयास किया है। अलंकारों के माध्यम से चमत्कार द्वारा दरबार को आसानी से मोहित एवं प्रसन्न किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में कवियों ने लक्षण ग्रंथ व रीति सिद्ध रचनाओं के स्थान पर रीति मुक्त शैली को अपनाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात जो प्रवृत्ति है वह है वीर रस की प्रवृत्ति। बार बार हम ये पढ़ रहे हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार, अलंकरण और मुक्तक प्रवृत्ति की विशेषता से परिपूर्ण रीतिकाल रहा है। लेकिन रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में भी कुछ भूषण जैसे कवि भी हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस का सुंदर एवं सरस चित्रण किया है। लेकिन इस युग की अधिकांश वीर रस से पूर्ण कविताएं राजा की प्रशस्ति में लिखी गई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ युद्ध में सैनिकों में वीर रस की उत्पत्ति के लिए या उनको ओज प्रदान करने के लिए रचनाएं नहीं लिखी गई हैं, अपितु
राजा की प्रशस्ति में, राजा की प्रशंसा में ही वह रचनाएं लिखी गई हैं जिसमें राजा की वीरता का वर्णन किया गया है। इनका उद्देश्य आश्रयदाताओं की दानवीरता अथवा युद्ध वीरता का चित्रण करना मात्र था। इस कारण इन वर्णनों का वैसा रसात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देता जो वीर रस की रचनाओं को पढ़ने से उत्पन्न होता था। आश्रयदाताओं के गुणों का बखान और वैभव का बखान अपने आप में झूठी प्रशस्ति सा प्रतीत होता है। ऐसे काव्य में उत्साह की कमी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगली विशेषता है नारी विषयक दृष्टिकोण। यद्यपि संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य नारी के नखशिख वर्णन से भरा पड़ा है, अलंकारों के माध्यम से नारी का चित्रण किया गया है। श्रृंगार की प्रधानता के कारण नारी इसमें प्रमुख रही है, लेकिन रीतिकालीन साहित्य में नारी के प्रति आदर व सम्मान का भाव बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। रीतिकाल में नारी को केवल भोग्या एवं भोग विलास का साधन मात्र ही माना गया है। कष्टप्रद स्थिति रही कि नारी का चित्रण केवल उसके बाहरी सौंदर्य और अंग वर्णन या कामुक वर्णन के लिए ही किया गया। राजाश्रित कवि भी अपनी कविता का केंद्र नारी का नखशिख वर्णन ही मानते रहे। वे नारी के अंग विशेष पर ही उलझे रहे। समाज में नारी के स्थान और गुणों का कोई महत्व दिखाई नहीं देता, अपितु उसके बाह्य सौंदर्य के नग्न चित्रण पर ही कवियों का ध्यान केंद्रित था। कवियों का पूरा ध्यान केवल मात्र नारी के बाह्य रूप रंग का चित्रण मात्र ही रह गया था। उनकी दृष्टि में नारी एक वस्तु थी जिसका मनचाहा उपयोग पुरुष कर सकता था। नारी जीवन के प्रति रीति काव्य का ऐसा संकुचित एवं एकांगी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मुगल शासकों की विलासी प्रवृत्ति का परिणाम कहा जा सकता है। कुछ मुख्य विशेषताएं आज हमने चर्चा की है। इसके साथ ही कुछ अन्य सामान्य विशेषताओं का वर्णन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।